नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम दशमः पटले अर्थात पाठ 10 पढ़ रहे हैं और जो है हमारा विद्यायाः महिमा अर्थात विद्या की महिमा। विद्या की महिमा के द्वारा ही जो सुदर्शन नाम का राजा था उसके सभी पुत्र जो हैं वो विद्या से योग्य और विनम्र हो गए, जो कि पहले अशिक्षित थे और बुरे मार्ग पर गए हुए थे। उन पुत्रों को विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ने पशुओं की, जंतुओं की और पक्षियों की कहानियों के माध्यम से नीति शास्त्र का उपदेश दिया और उससे वो जो है योग्य और विनम्र हो गए थे। तो इस पाठ का हमने अर्थ कर लिया था और इस पाठ के हमने कुछ प्रश्न कर लिए थे। अब हम आगे के प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न लिखिता प्रश्न में हमारा आगे का प्रश्न 4 है, वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरम ददत्। अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। का है यहाँ पर नृपस्य पुत्रः कीदृशः आसन। अर्थात राजा के जो पुत्र हैं वो कैसे थे। तो राजा के पुत्र कैसे थे? अशिक्षित थे। तो सबसे पहले वही आएगा, नृपस्य पुत्रः अशिक्षितः आसन् और तेषां उनकी पठने रुचि नहीं थी। तो उनकी क्या है, पढ़ने में रुचि नहीं थी। वो पुत्र, राजा के जो पुत्र हैं वो अशिक्षित थे। ख नृपः किम अचिंत्यत। अर्थात राजा ने क्या सोचा। तो राजा ने क्या सोचा था, हमने पाठ में पढ़ा है कि राजा ने सोचा था कि भाग्य के भरोसे बैठे रहने को सही नहीं कहते। हम जो मेरे पुत्र अशिक्षित हैं इसका दोष हम भाग्य को दें तो ये उचित नहीं है। हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। तो वही आएगा हमारा पूरा पूर्ण वाक्य में उत्तर। नृपः अचिंत्यत अर्थात राजा ने सोचा यत् मम पुत्रा अशिक्षिताः सन्ति परन्तु एतेषां शिक्षायै दैवं कारण न उचितम्। अतः सर्वथा दैवम अर्थात भाग्य, आलस्यम अर्थात आलस्य, च विहाय पुरुषार्थ है विधेय। पुरुषार्थ है विधाय, पुरुषार्थ है विधेय। ये सोचकर उसने कि मेरे पुत्र अशिक्षित हैं परंतु इसके लिए इनकी शिक्षा के लिए
केवल भाग्य को कारण मानना उचित नहीं है, अतः हमेशा भाग्य और आलस्य को छोड़कर मेहनत करनी चाहिए। और ऐसा चिंतित होकर उसने क्या किया, ऐसा सोचते हुए उसने सभा का आयोजन किया। तो वो भी हम लिख सकते हैं कि एतत् चिंतित्वा नृपः पंडित सभाम कारितवान्। अर्थात ऐसा सोचकर राजा ने पंडितों की एक सभा की। तो ये हमारा पूर्ण वाक्य के 2 प्रश्न हो गए हैं। पूर्ण वाक्य के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हमें विस्तृत में लिखना होता है, क्योंकि उनका उत्तर बड़ा होता है और हमें पूरा उत्तर देना होता है। अब हम आगे का प्रश्न करेंगे। ग नृपः सभायां किम उवाच। किम उवाच अर्थात जो राजा है उसने सभा में क्या कहा। तो क्या कहा था सभा में राजा ने कि हे पंडितों, है कोई ऐसा पंडित जो मेरे अशिक्षित पुत्रों को और कुमार्ग पर गए हुए पुत्रों को सद्मार्ग दे सके, नीति शास्त्र का उपदेश देकर उन्हें पुनर्जन्म दे सके। तो वो पूरा आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। नृपः उवाच, या पूरा इसमें से नृपः सभायाम, राजा ने सभा में कहा, उवाच और क्या कहा था, बहु पंडिताः अर्थात हे पंडितों, अस्ति कश्चित् है कोई स्वयंभूतो अर्थात इस पृथ्वी पर विद्वान यो मम जो मेरे पुत्रों को, मेरे कैसे पुत्रों को, अशिक्षिताः अशिक्षित और कुमार्ग गामिना अर्थात पूरे मार्ग पर गए हुए, कुमार्ग गामिनाम च पुत्राणाम नीति शास्त्रोपदेशेन अर्थात नीति शास्त्र का उपदेश, पुनर्जन्म कर्तुम समर्थम और यहाँ पर कोई ऐसा है तो उसने क्वेश्चन पूछा था और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा और यहाँ पर दोनों जगह इन्वर्टेड कॉमा आ जाएंगे, क्योंकि उसने जो बोला था वो हमें पूरा उसी की भाषा में उसी के अनुसार लिखा है हमने। नृपः सभायाम उवाच भो पंडिता, अरे पंडितों, अस्ति कश्चित् है कोई स्वयंभूतो विद्वान यो मम अशिक्षिताः कुमार्गगामिनां च पुत्राणां नीति शास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कर्तुम समर्थ है। तो ये पूरा आंसर हो गया हमारा उत्तर। अब हम घ लिखेंगे। विष्णु शर्मा किम अवदत् अर्थात विष्णु शर्मा ने क्या कहा। और क्या कहा था विष्णु शर्मा ने,
कि मैं आपके पुत्रों की शिक्षा की जो दायित्व है उसको स्वीकार करता हूँ। तो वही हम उत्तर में लिखेंगे कि विष्णु शर्मा अवदत्त हे राजन, हे राजन अर्थात हे राजा, अहम मैं भवतः पुत्राणाम अर्थात आपके पुत्रों को, पुत्राणाम शिक्षाया दायित्वम दायित्वम स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, स्वीकरोमि अहम षड मासाभ्यंतरे अर्थात 6 महीने के बाद भवत पुत्रान आपके पुत्रों को नीति शास्त्र अभिज्ञानम अर्थात नीति शास्त्र का ज्ञान करिष्यामि देने का मतलब उनको ज्ञान प्रदान करूंगा, देने का प्रयत्न करूंगा या उनको निपुण कर दूंगा। तो ये बोला था विष्णु शर्मा ने, हे राजन अहम भवतः पुत्राणाम शिक्षाया दायित्वम स्वीकरोमि अहम षड्मासाभ्यंतरे भवत्पुत्रान् नीतिशास्त्राभिज्ञानम करिष्यामि। तो इस तरह से घा हो गया हमारा प्रश्न। अब हम अणा करेंगे। शिक्षा प्राप्य राजकुमारः शिक्षां प्राप्य राजकुमारः अर्थात शिक्षा प्राप्त करके राजकुमार कीदृशः अभवन् किसे हो गए, और राजकुमार कैसे हो गए थे, वो योग्य और निपुण हो गए थे। तो वही आएगा प्रश्न में से, शिक्षां प्राप्य राजकुमारः योग्यः विनम्रः च अभवन् अर्थात शिक्षा प्राप्त करके राजकुमार योग्य और विनम्र हो गए थे। तो इस तरह से हमारे पूर्ण वाक्य के जो प्रश्न हैं वो समाप्त हुए। और ये प्रश्न बहुत विस्तार से करने होते हैं क्योंकि इसमें हमें जो पूछा जाता है उसका विस्तार से ही उत्तर हमें लिखना होता है। अब हम आगे के प्रश्न करेंगे। प्रश्न 5 और प्रश्न 5 है हमारा, निर्देशानुसार उत्तरम ददत। अर्थात निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। हमें निर्देश दिए गए हैं कि हमें क्या करना है, उसके अनुसार हमें उत्तर देना है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कौन से प्रश्न में हमारा क्या निर्देश है। जैसे दे रखा है हमें, नपः एक वाक्य है, नपः अतीव चिंतितः आसीत्। प्रश्नवाचक नहीं है तो नहीं आएगा। एक वाक्य है, नपः अतीव चिंतितः आसीत्, और उसके बाद है
अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्? अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्? अर्थात ये हमारा प्रश्न है, तो ये हमारा निर्देश दिया हुआ है कि ये तो एक वाक्य दे रखा है और उसके बाद हमें निर्देश दिया है कि अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में कर्तृपदम अर्थात कर्ता पद किम क्या है। तो ये वाक्य दे दिया, उसके बाद हमें ये बताना है कि इस वाक्य में हमारा कर्ता पद कौन सा है। कर्ता क्रिया ये हमने लकार में पढ़ा था कि आगे जो भरते हैं हम ये सभी जानते हैं कर्ता क्या होता है, हमारा क्रिया क्या होती है, कर्म क्या होता है, तो उसके आधार पर ही हमें इसका उत्तर लिखना है। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है, कौन चिंतित हो रहा है, नृप है अर्थात राजा, तो वही हमारा कर्ता है। तो इसमें उत्तर में हम लिख देंगे नृप है। तो अस्मिन् वाक्ये कर्तृपद किम, हम पूरा आंसर भी लिख सकते हैं, हम या तो नृप लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं अस्मिन् वाक्ये कर्तम पदम और क्या है नृप है। यह हमारा पूरा उत्तर हो गया। इस तरह से हमें निर्देश के अनुसार उत्तर लिखने हैं। इसी तरह अब खा देखते हैं कि उसमें हमें कौन सा निर्देश दिया हुआ है। एक वाक्य है ये भी, नृप है पंडित सभाम करितवान। अर्थात राजा ने पंडित सभा की, पंडितों की एक सभा की। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? अस्मिन् वाक्ये अर्थात इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापदम किम अर्थात इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है हमारा। तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी होती है हमारी, बाद वाली क्रिया सभी जानते हैं, धातु जो है क्रिया धातु का रूप बन रहा है वहां पर, तो ये हमारा क्रियापद है। तो यहाँ पर हम उत्तर में इसको लिख सकते हैं अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम करितवान, या फिर हम केवल करितवान लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से दोनों वाक्यों के जो निर्देश दे रखे थे उनके अनुसार हमारे उत्तर हो गए। अब आगे के हम करते हैं कि उसमें हमें कौन से निर्देश दिए हुए हैं। निर्देश का मतलब जो हमें निर्देश दिया गया है कि इसके अनुसार हमें इसका उत्तर देना है। गा राजकुमारः विनम्रः अभूवन्। ये एक वाक्य है, इसमें है अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम अर्थात इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है। तो विशेषण ये हम सभी जानते हैं, हिंदी में भी पढ़ चुके हैं हम पहले कि विशेषण कौन से होते हैं, जो कर्ता या क्रिया की विशेषता बताते, क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण, और जो कर्ता की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी विशेषता बताई जा रही है, राजकुमार कैसे थे हमारे, विनम्र थे, तो हमारा विशेषण पद क्या आएगा, विनम्र। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम विनम्र। आगे घ अशिक्षितवान
अशिक्षितवान नहीं, अशिक्षितान है। अशिक्षितान। अस्मिन् पदस्य, अस्मिन् पदस्य अर्थात इस पद का विभक्ति है लिखत, अर्थात इस पद की हमें विभक्ति लिखनी है कि अशिक्षितान की विभक्ति क्या है। तो क्या विभक्ति है, किस तरह से लिखेंगे हमने शब्द रूप, विभक्ति किस में आती है, शब्द रूप में। तो वहाँ तान, कान क्या, कहाँ पे कौन सी विभक्ति में बनता है ये हमें देखना है। तो हम राम के रूप देखते हैं, अशिक्षित अकारांत है तो अकारांत का ही रूप देखा जाएगा। जहाँ उकारांत होता है वहाँ उकारांत का रूप देखते हैं, जहाँ इकारांत होता है वहाँ इकारांत के शब्द रूप देखते हैं। तो यहाँ अशिक्षित जो शब्द है वो अकारांत है, तो राम के अनुसार हमारे रूप चलेंगे। तो अशिक्षितान, तो रामम रामो रामान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो विभक्ति कौन सी होगी हमारी, द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पे उत्तर में हम लिख सकते हैं अस्मिन् पदस्य विभक्ति ही, और ये हम लिख सकते हैं द्वितीय। प्रश्न 6, अधोलिखितानाम, अधोलिखितानाम अर्थात नीचे लिखे हुए, क्रियापदानाम, क्रियापदानाम अर्थात क्रिया के जो पद हैं, धातुम लकारम, धातुम लकारम अर्थात उनकी धातु, उनकी लकार, पुरुषम वचनम, पुरुषम वचनम च लिखत, पुरुषम वचनम आ रहा है उसके बाद च आ रहा है तो कॉमा नहीं लगेगा, लिखत अर्थात नीचे दिए गए क्रियापदों के धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखिए। तो हम पहले देख लेते हैं कि कौन से हमारे क्रियापद दे रखे हैं। क्रियापदम, उसके बाद धातु, हमें क्या क्या लिखना है, धातु लिखनी है, लकार है लिखना है हमें, और पुरुष है, और वचन। ये हमें लिखने हैं। तो क्रियापद सबसे पहले हम देखते हैं क्रियापद हमारे कौन से हैं। आसीत है, उसके बाद है आसन, और उसके बाद है अवधताम, अवधताम, घ है करिष्यामि, और अणा है हमारा संति। तो ये हमारी क्रिया के पद दे रखे हैं, सभी क्रियापद हैं। तो अब इनकी धातु लिखना है हमें। लकार, लकार का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं कि लकार कौन कौन से होते हैं और उनके हमने रूप भी पढ़े थे विस्तार से, लट लकार, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार। तो उसी के आधार पर लकार लिखेंगे। पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष का है, और वचन में एक वचन, द्विवचन या बहुवचन का है। तो सबसे पहले आसीत देखते हैं। आसीत कौन सी धातु होती है, अस धातु से बनता है, अस धातु से बनता है। आसीत आ रहा है, आ लगा हुआ है तो लंग लकार है हमारा, लंग लकार है। उसी तरह लंग लकार है, आसीत है, प्रथम पुरुष है, प्रथम है, और उसके बाद में कौन सा है, वचन हमारा कौन सा है, एक वचन। इसी तरह आसन, तो आसन भी अस धातु का है, ये भी लंग लकार है।
आसन लंग लकार का ही ना जो बनता है वो अभुवन जैसे बनता है, तो हमारा प्रथम पुरुष का ही बनता है, और वचन कौन सा हुआ हमारा, बहुवचन। इसी तरह अवधताम, तो अवधताम वध धातु, और वहां भी अ लगा हुआ है तो ये भी लंग लकार है। पहले हम धातु लिखेंगे वध धातु, और ये भी लंग लकार है हमारा। अब लंग लकार में रूप से चलते हैं हमारे अवधत, अवधताम, अवधतन। तो अवधताम क्या है, ये भी हमारा प्रथम पुरुष होगा, और ये होगा हमारा द्विवचन। करिष्यामि, करिष्यामि क्या है, क्रय धातु, और लिरट लकार होगा क्योंकि करिष्यामि आ रहा है। श्यामी जब हमने पढ़ा था पठिष्यामि बनता है हमारा भविष्य काल में, तो उसी तरह से करिष्यामि। तो ये हमारे क्रय धातु, सबसे पहले हम धातु लिखेंगे, फिर हम लिरट लकार लिखेंगे। लिरट लकार ये हमारा भविष्य काल, और उत्तम पुरुष, और एक वचन। इसी तरह संति, संति भी अस धातु का ही रूप है, अस्ति स्ते संति बनता है लट लकार में वर्तमान काल में। तो लट लकार, तो अस्ति स्ते संति प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इस तरह से ये हमारे जो धातु हैं, लकार हैं, पुरुष हैं, और वचन है, हमने किसके आधार पे किए, जो हमने लकार पहले पढ़े थे, दूसरे और तीसरे पार्ट में जो हमने लकार पढ़े थे उसके आधार पर हमने ये प्रश्न किया है। तो हमें लकार तो हमेशा याद रहने चाहिए, और धातु रूप भी हमेशा, शब्द रूप भी, ये सारे हमें याद होने चाहिए। तो इस तरह से हम दोबारा देख लेते हैं। आसीत अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। आसन अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। अवधताम वध धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष द्विवचन। करिष्यामि क्रय धातु, लिरिट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। संति अस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न 6 जो है वचन, और हमें जो पुरुष धातु लकार ये लिखनी थी, ये हमारा समाप्त हुआ, और ये लकार के आधार पे हमने अपना प्रश्न का जो उत्तर है वो पूरा किया। अब हम करते हैं प्रश्न 7, और वो है हमारा विभक्ति। विभक्ति वचनम च लिखत, अर्थात विभक्ति और वचन लिखिए। और विभक्ति और वचन किस में लिखे जाते हैं, जहां पर विभक्ति आ जाती है वहां शब्द रूप आ जाते हैं, क्योंकि धातु रूपों में कोई विभक्ति नहीं होती है। धातु रूप में पुरुष, वचन और लकार चलते हैं, और विभक्ति हमारी शब्द रूप में होती है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। तो यहाँ पर हमारे विभक्ति लिखनी है, तो इसका मतलब यहाँ हमें शब्द रूपों की विभक्ति लिखनी है। तो पहले हम पद देख लेते हैं, कौन से पद दे रख, और उसके बाद विभक्ति लेनी है हमें, और हमें वचन भी लिखना है। तो वचन पद सबसे पहले लिख लेते हैं। नेपथ्य खा है, शिक्षा यही, गा सभाम, घ पुत्राणाम, और अशिक्षितान। तो ये हमारे पद हैं। नेपथ्य, शिक्षायै, सभाम, पुत्राणाम, अशिक्षितान।
तो इनकी अब हमें विभक्ति बताना है और इनका वचन बताना है। नेपथ्य जैसे रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो वही आएगा षष्ठी विभक्ति और वचन हमारा है एक वचन। इसी तरह शिक्षायै, अब शिक्षायै के रूप किस तरह से चलेंगे? स्त्रीलिंग में चलेंगे, सभा, रमा, इस तरह से। तो वहाँ क्या बनता है? रमायै। कौन सी विभक्ति में? चतुर्थी विभक्ति में। तो यहाँ पर हमारी आएगी चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। सभाम, तो वही रमा के रूप चलेंगे और तो सभाम रमाम बनता है द्वितीय विभक्ति में, तो यहाँ हमारी ये द्वितीय विभक्ति और एक वचन। पुत्राणाम, अब हमने राम के रूप पढ़े थे, पुत्र के राम की तरह चलेंगे। अकारांत के रूप अकारांत की तरह ही चलते हैं। उकारांत, इकारांत, इनके रूप सबके अलग अलग चलते हैं। तो पुत्राणाम रामाणाम बनता है हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अशिक्षितान, तो रामम रामौ रामान कहाँ बनता है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन। दोबारा देख लेते हैं। नेपथ्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम, शिक्षायै चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, सभाम द्वितीय विभक्ति एक वचनम, पुत्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, अशिक्षितान द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। तो इस तरह से हमारा जो सात्मक प्रश्न था विभक्ति और वचन लिखे, ये हमारा समाप्त हुआ। तो हमने अपने पाठ के सभी प्रश्न कर लिए, लेकिन जो प्रश्न 6 और प्रश्न 7 था वो हमारा धातु रूप और शब्द रूपों पर आधारित है। तो हमें लकार के सभी लकारों के सभी और धातुएं ज़्यादा से ज़्यादा याद होनी चाहिए। उसी के अनुसार जो हमारे शब्द रूप हैं, तो वो शब्द रूप हमें एक एक के याद होने चाहिए। एक अकारांत है, एक इकारांत है, स्त्रीलिंग है, उकारांत है, इनके शब्द रूप हमें याद होने चाहिए, जिसके आधार पे हम सभी अपनी ये जो प्रश्न हैं इस तरह के वो हम कर सकते हैं। और वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब हमें रूप याद होंगे तो हमें सारे प्रश्न करने में बहुत आसानी रहेगी, बहुत सरलता से हम ये प्रश्न कर लेंगे।